प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं मेरे भाई आप सब। मैं आशा करता हूँ बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और भैया अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखेंगे। भाई साहब अभी हम लोग देखो कि जो वर्णमाला की क्लास थी उसको कंप्लीट कर लिया। वर्णमाला की क्लास को कंप्लीट करने के बाद आज जो हम क्लास देखेंगे वो क्या होगी, संज्ञा के ऊपर देखेंगे। और ये मेरे भाई याद रखना, जो संज्ञा टॉपिक है ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। क्योंकि आपको हिंदी में जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। एग्जाम में वहां से सवाल बने या ना बने, लेकिन न्यू निर्माण वो वहीं सब निर्भर रखते हैं। तो ध्यान से देखना, आज जो हम संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगी भाई। इसके 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप 2 से 3 लेक्चर को बिल्कुल करेंगे आप, है ना मेरे भाई। जो भाई पहली बार वीडियो में आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और भैया शेयर कर देंगे और भी अपने भाइयों तक। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, फटाफट क्लासों को देखेंगे और यहाँ पे ना मुझे लगता है कि 2 से 3 लेक्चर में मेरे भाई कंप्लीट कर ले जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको क्या बनाते हैं कि हेडिंग बनाइए आप संज्ञा। ध्यान से देखना मेरे भाई, सब लोग एक हेडिंग बनाएंगे संज्ञा। क्या हेडिंग होगी आपकी, संज्ञा हो जाएगी। आप एक हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई संज्ञा। ये भी एक टॉपिक जो होती बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगी। आप नाउन जानते हो, उसी को पढ़ना आपको। अगर हम संज्ञा की बात आपसे करेंगे मेरे भाई, तो पहली बात याद रखो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हम आपसे पूछेंगे मेरे भाई संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी है का विकारी शब्द है। संज्ञा की परिभाषा कितनी, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार का होता है ना। उन प्रकारों में कौन मुख्य होता है, कौन गौड़ होता है, इसको भी देखेंगे। तो हम इन सबको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक जहां तक ले चल पाएंगे आज ले चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट करेंगे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या लिखेंगे मेरे भाई, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। आप लिखना संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। बोलो कि संज्ञा का भैया शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो जवाब निकल के भैया संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता क्या, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता नाम। क्या बोलेंगे भाई साहब, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता क्या होता है, तो नाम होता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे एक सवाल और, संज्ञा विकारी शब्द है का अविकारी शब्द है, तो बोलेंगे दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द भाई, संज्ञा विकारी शब्द है। और जितने भी विकारी शब्द होते हैं संज्ञा विकारी शब्द है। मेरे भाई इस चीज को याद रखना कि जो भी विकारी शब्द होते हैं उनके ऊपर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। जो भी विकारी शब्द होंगे उनके ऊपर लिंग का भी प्रभाव पड़ेगा, कारक का भी प्रभाव पड़ेगा और वचन का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए। जो संज्ञा होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं और संज्ञा पर लिंग, और विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हो भैया विकारी शब्द पे, ये यहीं पे लिख लो, जिस पर लिंग वचन एवं कारक, जिस पर, है ना, जिस पर लिंग वचन एवं कारक चिन्हों का एवं कारक चिन्हों का एवं कारक का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जिस पे लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं मेरे भैया, उसे विकारी शब्द कहते हैं, उसे विकारी कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा भी क्या हो जाएगा, संज्ञा भी एक विकारी शब्द हो जाएगा। इसके ऊपर भी लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ेगा, है ना। संज्ञा भी एक विकारी शब्द होगा और संज्ञा के ऊपर भी भाई लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ेगा। याद हो जाएगा ना, लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, ये याद रखना, है ना। कारक का प्रभाव पड़ता है या परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी याद रखना मेरे भैया। दूसरी एक बात और याद रखना कि लिंग की परिभाषा, सॉरी संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी। एक हेडिंग बना लेंगे आप, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा आप बहुत आराम आराम से चीजों को लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि एक दिन में कोई काम संभव नहीं कर सकते मेरे भाई।
पहले आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए, बिल्कुल आराम आराम से सिलेबस कंप्लीट करिए। पीपीटी लगा के जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाए कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। और आपको पता ना पीपीटी एक प्रकार से कचरा भी होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे साथ में लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो इसको देखो यहाँ पे लिखेंगे संज्ञा क्या, संज्ञा की परिभाषा लिख लेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ भैया नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है भैया, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा कैसा शब्द, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसके ऊपर लिंग वचन एवं कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है या दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर हम आपसे भैया संज्ञा की परिभाषा बोलने लिखने के लिए, तो आपको पता होगा कि भैया जब किसी वस्तु, स्थान, गुण, दोष है ना, भाव का पता चले, जिसके वे शब्द या जिसके माध्यम से हमें गुण, दोष, व्यक्ति, स्थान के है ना बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यहाँ पे इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है ना, भाव, गुण, लिख लो ये सब, भाव, गुण व अवस्था, भाव, गुण व अवस्था है ना, अवस्था के नाम को, भाव, गुण व अवस्था के नाम को, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना भाई। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं भैया जैसे व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो सर व्यक्ति में क्या लिख सकते हो। जैसे मैं व्यक्ति की बात आपसे करता हूं, तो बोलोगे सर व्यक्ति में कोई भी हो सकता है। बोलो, व्यक्ति में राम हो सकते हैं, है ना, मोहन हो सकता है। बोलो भैया यही तो व्यक्ति है ना। किसी का भी तुम आप या तुम यहाँ हम सब लोग भैया क्या लिख, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो वहां पे जहां भी हम नाम लिख पाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, व्यक्ति हो जाएंगे। अगर हम वस्तु की बात करें तो आप वस्तु भी बता पाओगे सर, वस्तु में क्या भैया, अपने घर की वस्तु का नाम लिख दो, लोटा, कपड़ा लिख दो, ये भी एक वस्तु हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो ना। अगर हम स्थान की बात करते हैं आपसे, भैया स्थान में क्या लिख सकते हो, तो सर स्थान एक दिल्ली एक स्थान है, है ना, लखनऊ एक स्थान है, हम आजमगढ़ से हैं तो भैया आजमगढ़ भी एक स्थान है, शहर है ना, आजमगढ़ भी एक स्थान हो जाएगा, शहर हो जाएगा। बोलो ये चीज क्लियर हो जा रही नहीं आपको भैया। मेरे याद रखना संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष, ये सब बोल सकते हो आप, अवस्था के बारे में हमें अध्ययन हो जाए, हमें जानकारी मिलता है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा का नाम ही आप जानते हैं, संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है भैया, नाम होता है। तो जब किसी का भी नाम लिया जाए, किसी के नाम में के बारे में बताया जाए, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए भैया ये चीज क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। तो आप क्लियर कर पाओगे ना मेरे भाई संज्ञा क्या है, तो बिल्कुल मेरे भाई ये चीज क्लियर हो जाएगा सभी को। अगर हम आपसे पूछेंगे संज्ञा के मूल रूप कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उन पे हम आगे आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हेडिंग बनाए संज्ञा के मूल रूप से, है ना, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। क्या लिखेंगे भाई साहब, संज्ञा जो होती है मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक पॉइंट आप बनाएंगे, संज्ञा मूल रूप से, संज्ञा मेरे भाई मूल रूप से दो प्रकार की होती है, मूल रूप से दो प्रकार की होती है। आप भी साथ साथ बोलते चलेंगे संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो बोलेंगे संज्ञा मूल रूप से भैया दो प्रकार की होती है। एक कौन होता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, एक यथार्थवाचक संज्ञा होती है और दूसरी कौन सी संज्ञा होती है, दूसरी भाववाचक संज्ञा होती है। बोलेंगे एक बार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, मूल रूप से बोलोगे दो प्रकार की होती है। पहला क्या मेरे भाई, बोल दो एक बार, यथार्थवाचक संज्ञा, क्या यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा क्या बोलोगे, भाववाचक संज्ञा। तो एक तो लिखना यथार्थवाचक संज्ञा, आप साथ साथ बोल बोल के लिखेंगे, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो दूसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा क्या होगा, तो बोलेंगे भाई साहब दूसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बताओ अब यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा बिल्कुल आप समझ पाओगे ना। बोलो मेरे भाई कि भाववाचक संज्ञा और यथार्थवाचक संज्ञा बिल्कुल आप समझ पाओगे। बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल, ये चीज हम क्लियर समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी,
कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमको, ये चीज हम बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे। यथार्थवाचक और भाववाचक बिल्कुल हम समझ पाएंगे। तो ये यथार्थवाचक हो जाता है, ये आपके पास भाववाचक हो जाता है। ठीक है, ये यथार्थवाचक, ये भाववाचक। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, भाववाचक क्या है, यथार्थवाचक। अगर मैं यथार्थवाचक की बात करूंगा तो यथार्थवाचक अपने आप में 4 रूपों में टूटा हुआ है। यथार्थवाचक कितने रूपों में टूटा हुआ भैया, तो बोलोगे यथार्थवाचक 4 रूपों में, 4 भागों में तोड़ के इसको रखें, जबकि भाववाचक एक अकेले की ओर पड़ा रहेगा। तो याद रखना इसमें क्या क्या हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना कि जितने भी यथार्थवाचक संज्ञाएं दिखाई होंगी, जितने भी यथार्थवाचक संज्ञाएं होंगी वो सब दृश्यमान होंगी, दिखाई देंगी। फिर से आप बोलेंगे कि भैया यथार्थवाचक संज्ञाएं हमको दिखाई देती हैं, और जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं भैया वो दिखाई नहीं देती हैं। हम ईमानदार हैं, कितने ईमानदार हैं, दिख रहे हैं आपको? नहीं ना भैया। हम मेहनती हैं, क्या हम अपने अंदर की मेहनत दिखा पा रहे हैं आपको? नहीं भैया, है ना। ये चीज दयालु कितने हैं ये दिखा नहीं पा रहे हैं ना। तो जो चीज हम दिखा नहीं पाते, जिसको हम आपके सामने, है ना, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, नहीं ला के दे पाते भैया, वो चीज क्या है, भाववाचक है। और जिसको हम दिखा पाए, जो दृश्यमान होती हैं, उसे क्या कहती हैं भैया, उसे यथार्थवाचक कहते हैं। ये क्या होती है, लिख सकते हैं भैया, ये यहीं से ऐसे बना लो, ये दृश्य है, दृश्य होती हैं, माने दिखाई देती हैं, दृश्य होती हैं। और ये क्या होती भाई, तो बोलोगे सर ये भाववाचक संज्ञा जो होती अदृश्य होती हैं। बिल्कुल आप लिख पाओगे कि जो भाववाचक संज्ञा होती हैं अदृश्य होती हैं। भाववाचक संज्ञा मेरे भाई कैसी होती हैं, अदृश्य होती हैं, इसे देखा नहीं जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। तो भैया दृश्य मानने में कौन कौन सी आएंगी, तो आप यहाँ पे 4 संज्ञाओं का नाम लिखेंगे। दृश्य में कौन कौन सी संज्ञा लिखेंगे, सबसे पहली संज्ञा आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक। पहली आप लिखेंगे सर, सही है ना, कौन सी हो जाएगी सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार सवाल हो जाएगा भैया। उसके बाद क्या लिखोगे, जातिवाचक लिख लो, है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा। आगे क्या लिखोगे, पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसी द्रव्यवाचक संज्ञा को मेरे भाई क्या कहता हूं, पदार्थवाचक भी कहता हूं, है ना। पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, एक और लिखना मेरे भाई, एक लिखना समूहवाचक या समुदायवाचक। आप लिख सकते हो मेरे भाई बिल्कुल सही से, समूहवाचक, समूहवाचक, या इसी को बोलते हो समुदायवाचक। क्या बोलते हैं हम, समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक, ये हो जाएगी संज्ञा। यहां तक क्लियर हो जाएगा ना। अगर आपसे पूछे भी ये संज्ञा मूल रूप से कितने रूप में जाएगी, तो मूल रूप से कितना हो जाएगी, 2 ही होगी। मूल रूप से कितना होगी, 2 होगी। पहला कौन हो जाएगा सर, पहला यथार्थवाचक संज्ञा होगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती है भैया, भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। जबकि भैया यथार्थवाचक जितनी संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपको दिखाई देती हैं। अगर मैं आपसे यथार्थवाचक की बात करूंगा कि यथार्थवाचक संज्ञा कौन कौन सी हो जाएंगी, तो बोलोगे सर यथार्थ और आगे बढ़ाते हैं और आपको पढ़ाते हैं संज्ञा के भेद। क्या पढ़ाते हैं, संज्ञा के भेद। बहुत ही गजब का होगा ये टॉपिक मेरे भाई। बस आप क्या करना, वीडियो के मेरे भाई शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करवाते रहना चैनल को। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद, संज्ञा का भेद। अब ध्यान से देखना, ये चीज तो बहुत ही अलग है कि भैया संज्ञा के भेद में अभी हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी या आप भी बुक्स पढ़ोगे, किसी के में, किसी बुक में ये स्पष्ट तरीके से नहीं कहा कि जो संज्ञा का भेद होता 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता या कुछ और होता, ये कोई मेंशन नहीं किया है। सब जितने
और एक आधुनिक रूप से पढ़ लेते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो मैं इसे दो भागों में बांट के आपको पढ़ा देता हूं। एक तो भैया क्या हो जाएगा संज्ञा के प्राचीन रूप में, है ना। क्या होगा भैया, एक तो प्राचीन हिंदी के अनुसार हमने लिख लिया, और दूसरा होगा आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। दूसरा क्या लिख पाएंगे आप, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। बिल्कुल इसको लिखेंगे आप, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, है ना। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे आप आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। ध्यान देना, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। ये दो हेडिंग आप बिल्कुल बनाएंगे अपनी कॉपी में, है ना मेरे भाई। और ये दोनों हेडिंगों के अंतर्गत देखो लिख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा भैया प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो बोलना भैया प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो इसका जवाब आना चाहिए भैया संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार, ठीक है। तीसरा लिखेंगे अब भाई, तीसरा लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, तीसरा लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। तीसरा आप क्या लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। और ठीक आगे आप बढ़ेंगे और चौथा मेरे भाई क्या लिखेंगे, पदार्थवाचक लिख लो। एक एक हो जाएगा आपके सामने भैया पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। एक क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। आप लिखेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और एक कौन सी संज्ञा होगी, तो बोलेंगे भैया एक और लास्ट बच रहा पदार्थ व समूहवाचक संज्ञा, यह समुदायवाचक आपको अभी हमने बताया था, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आप ध्यान से देखना, अगर हम आपसे बोलेंगे भैया प्राचीन हिंदी के अनुसार कितनी संज्ञाएं होती, तो बोलेंगे भाई साहब प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 संज्ञाएं होती। वो 5 संज्ञाएं कौन कौन से आपके सामने दिख रही हैं भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। और क्या हो जाएगी भैया, समूहवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहीं कहीं बुक में मिला हुआ है, और समूहवाचक में कहीं भैया हम क्या लिख सकते हैं, तो समुदायवाचक भी लिख सकते हैं। तो आपको हिंदी आधुनिक हिंदी के अनुसार देखना चाहिए, तो बोलो सर आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 होती हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार कितनी होते हैं, तो बोलो भाई साहब आधुनिक हिंदी के अनुसार कितना होता है, 3 होता है। बात हमारी समझ पाए कि आधुनिक हिंदी के अनुसार अगर आपसे पूछे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 भेद हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं, एक तो व्यक्तिवाचक होगा, एक जातिवाचक होगा, एक भाववाचक होगा। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक क्या मेरे भाई, भाववाचक होगा। तो बिल्कुल ध्यान देंगे आप। मैं अगर आपसे पूछूंगा भैया कि यहाँ पे ध्यान से देखो इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या आप बोलेंगे भाई साहब इसकी संख्या तो 3 है। और वो 3 कौन कौन है, तो पहला लिखोगे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या लिखोगे भाई साहब, तो बोलोगे भैया हम लिखेंगे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा लिखेंगे भाई साहब जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखोगे, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा लिखेंगे आप, तीसरा क्या होगा, तो भाई साहब तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। और ये तीन होते हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार। ये तीन होते हैं मेरे भाई किसके अनुसार, तो बोलोगे ये तीन होते हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार। अगर आपसे बोले भैया पदार्थवाचक और समूहवाचक कहाँ चले गए, आप ध्यान से देखना कि जो पदार्थवाचक और समूहवाचक थे ये कहाँ चले गए, भैया ये भी हैं, ये कहाँ पे हैं, तो ध्यान देना इन पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा को हम यहाँ पे बांट के रखे हैं। अगर हम आपसे संज्ञा के भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद तीन होते हैं। उन तीन भेदों में से भैया जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांट के रखा गया है। वो दो भाग कौन कौन से, देखो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि भैया जो जातिवाचक संज्ञा है इसको दो भागों में बांट के रखा हमने। और वो दो भाग कौन कौन से हो गए, तो बोलोगे दो भाग वो है पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ध्यान से देखो, क्लियर है ना ये बात आपको पूरी तरीके से, बताओ मेरे भाई यहां तक आपको पूरी। ये देखो बन सकता है कि हिंदी में कुल, या ऐसे लिख सकते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं, ये सवाल पहला बनेगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात आपसे करूंगा, बोलोगे भैया हिंदी में, सॉरी यहाँ लिखेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के, संज्ञा के, सॉरी संज्ञा के कितने भेद हैं, पहला सवाल ये होगा संज्ञा के कितने भेद हैं। भैया कि आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने हैं, ये भी सवाल बन सकता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप बिल्कुल बता पाओगे। अगर पूछो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो तो आप देख रहे हैं, वो तो आराम से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जवाब आपका क्या होगा भैया, अगर संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपका जवाब आना चाहिए 5। संज्ञा के कितने भेद हैं 5, और कुल कितने भेद कहेगा तब भी आपका जवाब क्या आएगा, तब भी वही जवाब आएगा 5। ये मत घबराना कि यहाँ पे 3 लगा दें हम। अगर आप भैया यहाँ पे 3 लगाए तो आपका प्रश्न होगा गलत, है ना, वो नंबर चला जाएगा आपके हाथ से। तो यहाँ तक देखो ध्यान से, ये बात क्लियर हो जाएगी नहीं आपको मेरे भाई। ध्यान से देखना कि प्राचीन हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद हैं, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो बिल्कुल आप एकदम अटल रहेंगे अपनी जुबान पे, भैया हम यही लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। देखो ध्यान से, क्लियर है ना आप सभी को ये बात, ये बात पूरी तरीके से आपको क्लियर है ना मेरे भाई, है ना, नोट कर ले जाएंगे आप। ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम आपसे यहीं पे बात करें कि भैया अब हम पढ़ते हैं कि इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं, अगली हेडिंग बनाएंगे, आप यहां तक नोट कर लेंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बनाएंगे हेडिंग मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से देखना, एक हेडिंग बनाइएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी भाई क्या बनाएंगे हेडिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओ सॉरी, क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां देखेंगे, अब हेडिंग बनाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको पता होना चाहिए भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा से समझ में आना चाहिए भैया किसी विशेष व्यक्ति का ही नाम लिया जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, तो बिल्कुल उसको आप देखेंगे ध्यान से कि विशेष व्यक्ति वो कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं भैया कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराए।
एक ऐसा संज्ञा शब्द या ऐसा नाम भैया जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में ही हमको बताएगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो अब इसकी परिभाषा बिल्कुल मेरे भाई लिखेंगे, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, ऐसे संज्ञा शब्द, क्या लिखेंगे आप, ऐसे संज्ञा शब्द, है ना, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का, स्थान के नाम का, या स्थान का बोध कराए, स्थान का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आगे मेरे भाई देखना कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें और कुछ पहचान हो सकती है। बिल्कुल मेरे भाई, ये अभी आपने बताया ये दृश्यमान होगी या दिखाई देगी, ये दृश्य होती हैं, ये दृश्य होती हैं। अगर हम आपसे बोलेंगे भैया जैसे लखनऊ, क्या लखनऊ दिखाई देगा, हाँ भैया लखनऊ देख सकते हैं, हम आजमगढ़ देख सकते हैं, तो ये दृश्य है। राम को देख सकते हो, बिल्कुल भैया राम को देख सकते हैं। मोहन को देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हैं। किसी वस्तु को, लोटा को देख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लोटा को देख सकते हो, कपड़े को देख सकते हो, पेन को देख सकते हो, बोर्ड को देख सकते हो, है ना, और भी फैन को देख सकते हो, टैबलेट को देख सकते हो, ये बॉटल है, बॉटल को देख सकते हैं। तो भैया जो भी चीज हमको दिखाई देती है, जो भी हमको दृश्य होगी, दिखाई देगी, वो सब, हर एक वस्तु किसके अंतर्गत आएगी भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। स्थान हो गया, वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि भाई सब ये चीज, ये तो दृश्य होती है, ठीक है। आगे एक चीज लिखना कि ये जितनी भी होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ये कभी भी आपको बहुवचन रूप में नहीं मिलेंगी। अगर बहुवचन रूप में होंगी तो वो अलग हो जाएंगी। जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दिखाई देंगी, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती भैया एक वचन होती हैं, और हमेशा एक वचन होती हैं। तो इस बात को बिल्कुल आप लिखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। आप इस बात को लिख सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, सदैव एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, ये बहुवचन नहीं हो सकती, है ना मेरे भाई। सदैव कैसी होगी, बोलोगे सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है ना। एक चीज और ध्यान देना, यदि ये भाई अगर ये एक वचन से बहुवचन हुआ तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यदि एक वचन से अधिक के लिए प्रयोग किए, अगर लिख पाएंगे हम, यदि एक वचन से, यदि एक वचन से अधिक के लिए प्रयोग किए, एक वचन से अधिक के लिए प्रयोग किए तो क्या हो जाएगा, अधिक के लिए प्रयोग किए तो समूहवाचक हो जाएगा, प्रयोग किए तो समूहवाचक हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर एक से अधिक आप प्रयोग करोगे, तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत मेरे भाई ये समूहवाचक में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत समूहवाचक रूप धारण कर लेगा। जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, आप जितना लिख पाओ उतना कम है ना। अगर मैं आपसे बोलूं भैया इसके उदाहरण की बात कर लो, चलो उदाहरण पे आते हैं। अब कुछ विशेष पॉइंट मैं देता हूं, उन पॉइंटों को आप लिखोगे। जैसे याद कर लो, एक बार बस पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से तैयार हो जाएगा। जैसे मेरे भाई लिख सकते हो दिशाओं के नाम। अब कितनी दिशाएं होती हैं, जितनी भी दिशाएं आपको याद होंगी सब लिख डालो। दिशाओं के नाम, वो सब क्या हो जाएंगे भैया, जितने भी दिशाओं के नाम आपको दिखाई देंगे सब के सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशा के बाद भैया देश का नाम,
देश का नाम लिख लो, भारत लिख लो, चीन लिख लो, अमेरिका लिख लो। तो जितने भी देश का नाम आपको पता होगा सब के सब देश का नाम क्या हो जाएगा भैया, सब का सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्र जानते होंगे आप कि कितने समुद्र हैं, समुद्रों के नाम यहाँ लिख सकते हो, समुद्रों के नाम। तो जितने भी समुद्र के नाम आपको पता होंगे वो सब समुद्र के नाम अगर आप लिख पाते हो तो भैया ये सब क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे ये सब मेरे भाई किस में आएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे दिशा की मैं बात करूंगा तो एक दिशा में लिख देता हूं भैया, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या लिख पाओगे, पश्चिम दिशा हो जाती है ना। आप कौन सी दिशा जानते हो भैया, पश्चिम दिशा जानते हैं, पूर्व दिशा जानते हैं, उत्तर दिशा जानते हैं, तो ये दिशा लिख सकते हो, उत्तर दिशा। और भी दिशाएं आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए बस। देश का नाम भैया हम भारतवर्ष लिख सकते हैं, अपने देश का नाम पहले लिखेंगे भारतवर्ष, ठीक है ना। और भैया क्या लिख सकते हो, अपना दुश्मन देश कौन सा है, पाकिस्तान, तो उसको भी लिख सकते हो मेरे भाई, पाकिस्तान। क्या लिखेंगे, पाकिस्तान लिखेंगे। देखो हम पाकिस्तान भी नहीं लिख पा रहे है ना, चाइना लिख लो, चीन लिख लो, ठीक है। ऐसे देश को भी लिख सकते हो। समुद्रों के नाम भैया, सबसे बड़ा समुद्र का नाम क्या है, प्रशांत महासागर, आप लिख सकते हो प्रशांत सॉरी गलत लिख दिया हमने, यहाँ काला सागर लिख लो, महासागर समुद्र का लिखो, यहाँ पे लिख लो क्या लिख लो, काला सागर लिख लो, भूमध्य सागर लिख लो, प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, काला सागर ठीक हो जाएगा। प्रशांत महासागर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हिंद महासागर लिख लो, प्रशांत महासागर, ये लिख लो आप। और भी नाम अभी है, बस हमने 3 लिखा, और भी आगे मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। यहां तक नोट हो जाएगा ना, काला सागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, है ना, अरब सागर, ये सब सागर का नाम लिख सकते हो, सबके सब आ जाएंगे। ध्यान से देखें, आगे हम समुद्रों के नाम के बाद हम लिखते हैं पुस्तकों के नाम। बिल्कुल आप लिखेंगे पुस्तकों के नाम, क्या लिखोगे भैया, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम। समाचार पत्रों के नाम, आप लिखेंगे समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम। और आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, बोलेंगे सर पर्वतों के नाम लिख सकते हैं हम, पर्वतों के नाम लिख लो, पर्वतों के नाम, है ना। दिनों के नाम लिख सकते हैं आप, दिनों के नाम, दिनों के नाम, है ना भैया। महीनों के नाम लिख सकते हैं आप, महीनों के नाम, महीनों के नाम लिख सकते हैं आप। और भी लिखना चाहो तो आप मेरे भाई लिख सकते हो, ऐतिहासिक स्थलों के नाम लिख लो, या ऐतिहासिक युद्ध का नाम लिख लो, है ना। इसी कलर से लिख लेते हैं, ऐतिहासिक युद्ध का नाम लिख लेते हैं। क्या लिखोगे, ऐतिहासिक युद्धों का नाम, ऐतिहासिक युद्धों का नाम लिख लो, ठीक है। बक्सर का युद्ध हो गया, है ना। और आप भैया लिख सकते हो राष्ट्रीय घटनाओं का नाम, जो देश के प्रति घटनाएं हुई, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन पकड़ लो, राष्ट्रीय घटनाओं का नाम, ठीक है, राष्ट्रीय घटनाओं का नाम हो सकता है। अभी इसके बहुत से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। नदियों के नाम लिखे क्या कहीं, नदियों के नाम लिख लो, नदियों के नाम लिख लो, नदियों के नाम हो जाएगा, है ना। और क्या लिख सकते हो भैया, नदियों के नाम, राज्यों के नाम लिख लो, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम। शहरों के भी नाम लिख सकते हो आप, गाँवों के नाम भी लिख सकते हो, है ना। बहुत सी बातें लिख सकते हो, शहरों का नाम लिख सकते हैं, गाँव का नाम लिख सकते हैं, त्योहार का नाम लिख लो, होली दीपावली, है ना, त्योहार का नाम। रामचरितमानस हो गया। और भी पुस्तक लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ सूरसागर लिख लेता हूँ, सूरसागर, साहित्य लहरी, है ना, ये सब पुस्तक हो जाएंगी। और भी आप एक एक दो दो पुस्तक का नाम लिखना। समाचार पत्रों का नाम लिखो भैया, दैनिक भास्कर हो जाएगा, है ना, दैनिक भास्कर हो जाएगा। समाचार पत्र में लिख दें यहीं पे, चलो अच्छा लिख लो, दैनिक भास्कर लिख लो, दैनिक जागरण लिख लो, ये सब समाचार पत्र है। जो समाज हिंदुस्तान जो होता है वो भी हो जाएगा। पर्वतों के नाम लिखो भैया, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। और दो एक नाम लिखना आप, हिमालय पर्वत लिख लो,
एक दो नाम अपने मन से आप भी लिखना, यहाँ भी एक एक दो दो नाम अपने मन से लिखो। दिनों के नाम भी मैं रविवार लिखता हूँ, बाकी आप लिख लेना दिन कौन सा रविवार आज है ना, ऐसा मान के चलते हैं, है ना। महीनों का नाम भी हम जनवरी लिख देते हैं। अब जनवरी के बाद बकिया अगर आपको महीने याद होंगे तो आप लिखेंगे, बिल्कुल सबको याद है भैया। एक में चैत जेठ वैशाख आषाढ़ सुने हो ना, तो चैत्र में लिख देता हूँ, ये भी आप लिख लेंगे, हिंदी नाम भी आ जाएंगे। ऐतिहासिक युद्धों का नाम लिखो, बक्सर का युद्ध लिख देता हूँ, बक्सर का युद्ध लिख देता हूँ, है ना। अभी देखो राष्ट्रीय घटनाओं का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख लो, या फिर इसमें गोलमेज सम्मेलन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गोलमेज सम्मेलन, है ना, गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। सॉरी, गोलमेज सम्मेलन ये तो एक देश के लिए नहीं, पूरे सबके साथ यहाँ नहीं लिख सकते हम। इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे लिख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये देखो देश के लिए है, राष्ट्रीय आंदोलन है ना, तो देश के लिए लिखना है। और ये सविनय अवज्ञा, ये सॉरी, ये जो गोलमेज सम्मेलन उसमें पूरे देश की बात होती है, तो वहां पे गोलमेज की बात की जाएगी, यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन। अगर देश की ही एक देश की बात होती है, एक देश के अंदर की बात होगी, तो राष्ट्र के अंदर। ऐतिहासिक युद्धों का मतलब वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा युद्ध होना चाहिए। नदियों के नाम गंगा लिख लो, यमुना लिख लो, है ना, गंगा लिख लो भैया, यमुना लिख लो, ये सब नदी का नाम लिख लो। आगे बढ़े, राज्यों का नाम उत्तर प्रदेश लिख लो, आप उत्तर प्रदेश लिख लेंगे, मध्य प्रदेश लिख लेंगे, बिहार लिख लेंगे, ये सब राज्य हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश राज्य हो जाएंगे। आगे त्योहारों का नाम भैया होली हो जाएगी, है ना, दीपावली हो जाएगी, दीपावली हो जाएगी। ऐसे बहुत से नाम आप लिख सकते हो जो किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब मेरे भाई किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तियों के भी नाम लिख सकते हो, राम मोहन सीता, ये सब नाम लिख सकते हो आप। ये सब नाम किसके अंतर्गत आएंगे, तो बोलेंगे मेरे भाई ये सब नाम किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। मैं ये क्लास मेरे भाई यहीं तक रखूंगा, इसके बाद अगली क्लास होगी, अगले में मैं पढ़ूंगा जातिवाचक। तो एक बार आप ध्यान से देख लेंगे क्या क्या हमने देख लिया। तो मेरे भाई देख लो ध्यान से, एक बार मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ फटाक से, ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा मेरे भाई संज्ञा। संज्ञा किससे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है नाम, है ना मेरे भाई। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा कैसा शब्द, विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, बोलेंगे भैया विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब संज्ञा के शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं हम। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, बोलोगे जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण दोष, है ना, यह कहा जब यह अवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसका बोध करवाते हैं, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के लिए व्यक्ति वस्तु स्थान ये सब आपने देखा। उसके बाद मेरे भाई क्या था, हमने बोला कि संज्ञा के कितने मूल रूप होते हैं, बोलोगे संज्ञा के दो मूल रूप होते हैं, एक यथार्थवाचक संज्ञा होती है और एक क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। यथार्थवाचक संज्ञा को मेरे भाई चार रूपों में बांट के रखा गया है। कौन कौन सा, बोलोगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक, जबकि भाववाचक अपने आप में अकेले रहता है। आपको पता है मेरे भाई, पदार्थवाचक को हम द्रव्यवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं। ये कुछ बातें हो गई। यथार्थवाचक जितनी संज्ञा होती है सब दृश्यमान होती हैं, और जो भाववाचक संज्ञा होती है मेरे भाई अदृश्य होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा संज्ञा के कितने भेद, बोलोगे भैया संज्ञा के दो प्रकार से हमने बांटा। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार मेरे भाई 5 भेद हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार भैया 5 भेद कौन कौन से हैं, तो बोलोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। जबकि मेरे भाई आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 ही भेद हमने बताया आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 रूपों में बांट दिया, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। सवाल आपसे पूछेगा संज्ञा के कितने भेद, तो जवाब में आएगा मेरे भाई 5 भेद हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद है, बोलोगे भैया संज्ञा के कुल 3 भेद हैं, कि 5 भेद है ना भैया, ये भी 5 भेद है। माने हम संज्ञा के भेद पूछे तब भी 5, संज्ञा के कुल भेद पूछे तब भी 5। आधुनिक हिंदी के अनुसार तो 3, प्राचीन हिंदी के अनुसार तो 5, ठीक है। आगे जाते हैं भैया, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति व स्थान वस्तु के बारे में हमें विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है भैया दृश्यमान होती है, हमको दिखाई देती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भैया, बोलोगे ये सदैव अकेली होती है, एक वचन में होती है, हमें हमेशा एक वचन में होती है। यदि हम किसी प्रकार की छेड़छाड़ करके व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर हम बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा किस वाचक संज्ञा में चली जाती है भैया, समूहवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको उदाहरण हमने बताया, दिशाओं के नाम, देश के नाम, समुद्र के नाम, है ना, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम,
है ना भैया, महीनों के नाम, नदियों के नाम, ये सब जो भी हमने बताया, ये सब बातों को आप 1-2 बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएगा। तो मेरे भाई जितने भी भाई क्लास को देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने भाइयों तक पहुँचाएँगे। ठीक है मेरे भाई? तो सभी भाइयों को धन्यवाद।